हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। आज का ये जो क्लास है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड का प्रोफेशनल और बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 है। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें पिछले दिन हम लोगों ने मोड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। मोड्स ऑफ एजुकेशन, इसमें हमने पढ़ा था कि शिक्षा के मुख्यतः 3 साधन होते हैं। हमारा जो पहला होता है वो होता है फॉर्मल, दूसरा जो होता है वो होता है इनफॉर्मल, तीसरा जो होता है वो होता है नॉन फॉर्मल। ये जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसको हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। ये जो इनफॉर्मल है उसको अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा लास्ट होता है यानी तीसरा, इसे हम निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि ये औपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी वैसी शिक्षा जिसमें हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसका एक निश्चित समय होता है और जिस चीज़ के लिए हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये जो फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा होता है वो पूर्व नियोजित होता है, यानी इसका अगर कुछ सिलेबस है, करिकुलम है, यानी ये पहले से नियोजित है कि हाँ ये शिक्षा इस तरह से आज आपके पाठ्यक्रम में इस तरह से होंगे, आपके क्लासेज ये होंगे। क्लास अगर 6 की बात करें तो इसमें जो चैप्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी एक क्या है, एक समय है इसमें निर्धारित, एक स्थान निर्धारित होता है, एक पाठ्य विधि होती है जिसके आधार पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो आता है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। हमारा सेकेंड जो है वो है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, इसके लिए कोई पाठचर्या नहीं होती, इसके लिए कोई शिक्षण विधि नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये अनायास अचानक ही कहीं भी किसी समय हो सकता है, यानी हम समाज से सीख सकते हैं, हम जिस जगह पे हम रास्ते में जा रहे हैं वहीं कुछ सीख सकते हैं, हम बाजार में कुछ सामान खरीद रहे हैं उससे कुछ सीख रहे हैं। ये सभी है क्या, इसके लिए कोई डिग्री मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कोई समय निश्चित है पूर्व नियोजित कि हाँ इतने ही समय में ये होगा, 40 मिनट के ही ये कार्य है, इसमें हमको इतना सीख लेना है, ऐसी तो नहीं है बात। तो वैसी शिक्षा जिसके लिए हम रेगुलर क्लास नहीं जा रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, पूर्व नियोजित समय नहीं है, पाठचर्या नहीं है, शिक्षण विधि नहीं है, फिर भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे हम कौन सी शिक्षा कहते हैं? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत समाज के मूल्यों यानी वैल्यूज तथा संस्कृति यानी कल्चर, इन दोनों का विकास होता है। हम जो समाज से जो भी सीखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, यानी इसका बालक के चिंतन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यानी वो उसको पता नहीं है कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ हमेशा सीख रहा है। वो किस एजुकेशन के अंतर्गत आता है? वो हमारा इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हमारा जो थर्ड है वो है नॉन फॉर्मल यानी निरौपचारिक शिक्षा। आपको ज़्यादातर जगहों में दो ही मिलेंगे, यानी फॉर्मल एजुकेशन, मोड्स ऑफ एजुकेशन में आपको मिलेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन हमारा तीसरा क्या होता है? नॉन फॉर्मल। इसको हम इन दोनों को मिला करके अगर कहें तो इसको इंक्लूड इसमें हम कर सकते हैं। किसमें? निरौपचारिक शिक्षा में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पाठ्यक्रम होगा, निश्चित समय होगी, निश्चित शिक्षण विधि होंगे, लेकिन
जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे ही। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्या इसके लिए समय नियोजित है? बिल्कुल है, पूर्व से नियोजित है। यानी ये किसके पूर्व से नियोजित किस में होता है? औपचारिक में होता है। लेकिन एक समय निश्चित है, एक शिक्षण विधि जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप खुद एक स्ट्रैटेजी तैयार करके बैठे हैं कि हाँ आज हमें इतना कर लेना है, लेकिन क्या इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अभी जो आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षा तो ग्रहण हो ही रहा है। तो ये शिक्षा जो होता है वो निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम। और जैसे आपके कोचिंग, ट्यूशंस, ये क्या है? उसके लिए कोई निश्चित समय है, पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, एक शिक्षण विधि है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है? उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उसमें रेगुलरिटी है, लेकिन फिर भी क्या है? वो निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। इसको हम डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा होता है वो भी हम जो ग्रहण करते हैं, वो कौन सा माध्यम है शिक्षा का? निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। जैसे इग्नू से अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन क्या उसमें आप रेगुलर क्लासेज करते हैं? नहीं करते हैं। पाठ्यक्रम होता है, लेकिन वो किस में आता है? निरौपचारिक शिक्षा के साधन में आता है। यानी एक सिलेबस भी है, एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, पाठचर्या भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हम उसमें रेगुलर जा नहीं रहे हैं। वो भी किसके अंतर्गत आता है? हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ही अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस लर्निंग जो होता है वो भी क्या होता है? इसी के अंतर्गत आता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा आज जो है वो है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा के उद्देश्य। तो आज हम इसके अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो पहले बता देते हैं। इसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन यानी इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। सेकेंड जो होगा वो एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस। और शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है उसको, यानी नीड्स फॉर एम्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए हम अब देखते हैं इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य को समझने के लिए हम तीन बात को पहले जानते हैं। वो तीन बातें कौन कौन होती है उसको देखते हैं। शिक्षा क्यों, सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है शिक्षा कैसे, तथा थर्ड जो हमारा होता है वो होता है शिक्षा क्या। अब हम इस चीज को देखते हैं। शिक्षा क्यों हमारा क्या है टॉपिक? एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो आपके कुछ गोल होंगे, आपके कुछ एम्स होंगे। तो यही हमारा पहला होता है शिक्षा अगर क्यों, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वो होता है शिक्षा के उद्देश्य। यानी आपका क्या है? एक गोल है, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, इसीलिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सेकेंड जो हमारा है वो है शिक्षा कैसे, यानी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? शिक्षण विधि।
शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, आप किस तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, शिक्षा कैसे के अंतर्गत। हमारा जो थर्ड है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या यानी कि इसके पाठ्यक्रम क्या है, इसके विषय सामग्री क्या है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम यानी करिकुलम एंड विषय सामग्री। तो चलिए इसी में हमारा ये जो है वो शिक्षा के उद्देश्य यानी शिक्षा क्यों, यही हमारा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। तो हम कह सकते हैं इन चीज़ों को देखते हुए कि शिक्षा प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, शिक्षा क्यों, शिक्षा कैसे और शिक्षा क्या। ये जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको समझे बिना अगर शिक्षा प्रदान किया जाए या ग्रहण किया जाए तो क्या होता है, शिक्षा अर्थविहीन है। यानी कि आप उस उद्देश्य को अपने एम्स, आपका कोई एम्स है ही नहीं, आपका कोई उद्देश्य है ही नहीं, आपका कोई गोल है ही नहीं, तो क्या आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं, यानी कि वो अर्थविहीन है। प्रत्येक क्रिया हमारे वर्ल्ड में जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंत होता है, उसका अंत जरूर होता है। तो जिस अंत जहां हम पहुंचते हैं वही क्या होता है, वही हमारा गोल होता है, वही हमारा उद्देश्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया का अंत को ही उस क्रिया का हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो क्या है, आप प्रतिदिन क्लासेस करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, लास्टली जिस दिन आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट ले लेंगे, यानी क्या यहाँ से आप वहीं से आपका यहाँ स्टॉप हो जाएगा, फिर आप यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं आएंगे, इसके लिए दोबारा से पढ़ेंगे नहीं, तो क्या है, ये अंत हुआ और आपका ये उद्देश्य पूरा हुआ। तो क्या है कि क्रिया के अंत को ही उस क्रिया का, किसी भी क्रिया के अंत जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, यानी एम्स कहते हैं। और शिक्षा का उद्देश्य यानी जहाँ शिक्षा का जो हमारा अंत हो, पूर्ण हो, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा ऐसा नहीं है कि उस जगह से अब हम शिक्षा आगे ग्रहण ही नहीं करेंगे, हम जिस पॉइंट को किए हैं वहाँ हम एंड करते हैं, जिसे हम एम्स कहते हैं। शिक्षा के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ये उद्देश्य स्थिर नहीं है, यानी ये स्टेबल नहीं होते हैं, वे समय के साथ एक से दूसरे समय में, एक देश से दूसरे देश में परिवर्तित होते रहते हैं, यानी चेंजेबल हैं। ये जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। कुछ आधारभूत उद्देश्य अपरिवर्तनशील हो सकते हैं, लेकिन समय तथा स्थान के अनुसार इन आधारभूत उद्देश्य की अभिव्यक्ति परिवर्तित की जाती है। हम मानते हैं कि कुछ अपरिवर्तनशील उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन वो भी समय और जो स्थान है उसके साथ उसकी जो अभिव्यक्ति है, यानी व्यक्त करने का जो तरीका है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है। शैक्षिक प्रक्रिया है जो है, यानी हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस है, ये जो हमारा शैक्षिक प्रक्रिया है उसकी सफलता का मूल्यांकन, यानी उसके सक्सेसफुल का जो इवैल्यूएशन है, इस आधार पर किया जा सकता है कि अध्यापकों यानी टीचर्स तथा अधिगमकर्ताओं यानी लर्नर्स, जैसे कि आप लोग क्या है, अधिगमकर्ता है, यानी जो लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं वो क्या होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं। उसने किस सीमा तक उस उद्देश्य को अनुभूति की है। यहाँ एक शब्द आया है हमारा मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। ये क्या है, इवैल्यूएशन जिसे हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, ये क्या है। तो शिक्षा जो प्रक्रिया है उसमें आप अपने उद्देश्य तक, कहाँ तक आप उद्देश्य को प्राप्त कर लिए ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उस चीज को आप कैसे मापेंगे। तो क्या होगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, यानी आकलन करना, असेसमेंट, आपको असेसमेंट के माध्यम से देख सकते हैं, एक आकलन कर लेते हैं और उस तरह से हम निष्कर्ष पर जब पहुंचते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन में क्या होता है
कि आपने, अगर आप मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 है, 100 मार्क्स है अगर आपके, तो आपने 70 मार्क्स प्राप्त कर लिए। हमने आकलन असेसमेंट करके देख लिया, यानी आपके कॉपी चेक किए, आपसे कुछ वर्बल क्वेश्चंस पूछे, आपने बता दिए, लेकिन वो 30 मार्क्स क्यों नहीं आए, वो भी हमारा मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। आखिर आपके में क्या कमी था जो 30 मार्क्स आपने छोड़ दिए, वो किसके अंतर्गत आता है, हमारे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में बस पॉजिटिव नहीं, क्यों नहीं आया वो भी होता है। तो क्या है कि लक्ष्य के बिना, हमारा जो गोल है उसके बिना किसी भी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के पास वह वास्तविक शक्ति नहीं होगी जो उसे निर्देशन दे सके तथा उसे अर्थपूर्ण बना सके। यानी अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है या फिर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो आपके में जो रियल पावर आना चाहिए या फिर वास्तविक शक्ति उसको कह सकते हैं, वो आ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या होगी, वो अर्थपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो क्या हमारा गोल का होना, हमारे उद्देश्य का होना क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। अब जो हम देखेंगे वो है हमारा शिक्षा के उद्देश्य की परिभाषाएं। शिक्षा के उद्देश्य की परिभाषाएं, इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है जॉन डीवी का। वैसे जॉन डीवी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन एम्स ऑफ एजुकेशन में जो परिभाषा है, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उसके लिए जो इन्होंने परिभाषा दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि उद्देश्य पहले से सोचा गया एक लक्ष्य है। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उद्देश्य जो है वो पहले से सोचा गया एक लक्ष्य है जो किसी भी क्रिया या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। ये किनका कहना है? जॉन डीवी का। यानी इनका कहना है कि हमारा उद्देश्य ही है वो जो हमारे लक्ष्य को डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है। यानी an aim is a foreseen end that gives direction to an activity or motivates behavior। सेकेंड जो हमारा नाम आता है वो आता है बीडी भाटिया का। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि उद्देश्यों के ज्ञान के बिना शिक्षक एक ऐसे नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या इष्ट का पता नहीं है, तथा बालक एक पतवार विहीन नौका के समान है जो किनारों पर भटकता रहता है। यानी डीवी भाटिया ने कहा कि ये जो उद्देश्य है वो बस छात्र के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये प्रत्येक लाइफ के प्रत्येक जगह ये उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग शिक्षण में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये बस स्टूडेंट के लिए उद्देश्य जरूरी नहीं है, शिक्षक के लिए भी। क्योंकि अगर शिक्षक का अगर कोई लक्ष्य ना हो तो क्या वो जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसका सर्वांगीण विकास संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर स्टूडेंट की बात करें, अगर उसका कोई गोल ही नहीं हो, कोई एम्स ही नहीं हो, तो क्या वो सफल हो पाएंगे? क्या उस ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पतवार विहीन, यानी वैसा नाव जिसको कोई खेने वाला नहीं है, यानी वो किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर उसका एक उद्देश्य हो, एक गोल हो, तो क्या है, उसका डायरेक्शन सही होगा और वो कम समय में उस जगह पे पहुंच जाएगा, उस चीज को प्राप्त कर लेगा। यानी विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्स द एडुकेटर इज लाइक अ सेलर who does not know his goal or his destination, and the child is like a rudderless vessel which will be drifted along somewhere ashore। तो इस तरह निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होता है? वो हमारे गोल को दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि
शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता, आखिर शिक्षा की जो उद्देश्य है उसकी क्यों आवश्यकता हुई, तो हम इसको देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता, आप लोगों को याद होगा कि हमारे जो जॉन डीवी है उन्होंने ही शिक्षा को क्या कहा था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। जब आप एजुकेशन में प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, ये जॉन डीवी ने कहा था। तो चलिए अब देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो वह शिक्षा प्रणाली जिसे अपने उद्देश्य का उचित ज्ञान नहीं, अवश्य ही वह असफल होगा। जैसे वैसी शिक्षा प्रणाली जिसका कोई गोल ही ना हो, अगर कोई गोल ही नहीं है, यानी आप स्टूडेंट हैं और हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो उसमें ये हो ही नहीं कि बच्चे अच्छे से उसकी सर्वांगीण विकास हो, उसके व्यक्तित्व, उसके सांस्कृतिक, उसके नैतिक संपूर्ण विकास उसका हो और लास्टली वो उस गोल पर निष्कर्षता पहुँचे जो उसे प्राप्त करना है। अगर ये गोल ही ना हो तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? फिर तो आपके पढ़ने का मतलब ही नहीं है, कार्य जो कर रहे हैं वो क्या है, बेकार है। तो हम कह सकते हैं वह शिक्षा प्रणाली जिसे अपने उद्देश्य का यानी अपने एम्स का उचित ज्ञान नहीं, अवश्य ही वह असफल होगी। हमारी सभी शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स, हमारे पाठ्यक्रम यानी हमारे करिकुलम, मूल्यांकन प्रणाली यानी मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इन सभी को शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार ही आकार दिया जाता है। जैसे अभी नई शिक्षा प्रणाली क्या आई है, अभी जो नई शिक्षा प्रणाली 2020 आई है उसमें क्या है, बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया है, बहुत चीज़ों को हटाया गया है। तो ये क्या है, समय के साथ, स्थान के साथ क्या है, इसको परिवर्तन लाया गया है। हर चीज़ को ध्यान, इसमें मूल्यांकन को, पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधिया को, क्यों, आखिर इसका एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि बच्चे को कमी क्यों थी और उस उद्देश्य तक पूरा कैसे पहुँचेंगे। तो इसके अनुसार ही क्या होता है, उसमें आकार दिया जाता है, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। यानी शिक्षण विधि में भी परिवर्तन होता है, हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन, एक उद्देश्य के कारण ही। उस उद्देश्य पर बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे असफल क्यों हो रहे हैं, इन सभी का कारण क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य ही होता है। यानी उसका जो सिस्टम है वही सही नहीं है, तो फिर वो उद्देश्य कैसे प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, शिक्षा के उद्देश्य की। तो इसके बिना कोई भी शिक्षा प्रणाली क्या होता है, ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो कहीं का भी शिक्षा प्रणाली हो, अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं हो। शिक्षा प्रणाली हमें पढ़ना है, लेकिन लाइफ में कोई भी कार्य हो जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई एम्स ना हो, वो क्या होता है, असफल होता है। तो चलिए हम जो देखते हैं वो हमारा पहला है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है। उसमें हमारा पहला है उद्देश्य हमारा ये जो उद्देश्य होता है वो शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं। ये जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य की क्यों आवश्यकता है, तो पहला आवश्यकता ये है कि उद्देश्य जो होता है हमारा, यानी हमारा जो एम्स होता है, वह हमारे एजुकेशन को क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। यानी एम प्रोवाइड डायरेक्शन टू एजुकेशन। वो कैसे, तो देखते हैं। उद्देश्य जो हमारा होता है वह विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को दिशा प्रदान करते हैं। उद्देश्य के बिना ये जो हमारा शिक्षा है वह पतवार विहीन नौका के समान है। यह केवल पतवार ही है जो नाविक को अपनी नाव को उचित दिशा में ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। नहीं तो क्या होगा कि हवा जिसका डायरेक्शन हवा का जिधर होगा, नाव उधर ही जाएगी। तो यहाँ इससे क्या तात्पर्य है, इससे यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार नाव का जो एग्जाम्पल दिया गया, ठीक उसी प्रकार हमारा उद्देश्य अगर शिक्षा में देखा जाए तो यह अध्यापक के कार्य को क्या करता है, मार्गदर्शन तथा दिशा प्रदान करता है। कौन, हमारा
ये जो उद्देश्य है वो किसके कार्य को, अध्यापक के कार्य को। यह शैक्षिक प्रक्रिया को अस्पष्ट तथा अव्यवस्थित होने से बचाता है। यानी अव्यवस्थित होने का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई दिशा नहीं है, वही अव्यवस्थित होता है। तो क्या है, हमारे शिक्षा में दिशा को प्रदान करने का मूल जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो हमारा होता है उद्देश्य, यानी हमारा एम। सेकेंड जो है वो होता है शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, ये कैसे, तो देखिए, ये हमारा जो उद्देश्य है उसका सेकेंड जो आवश्यकता है वो है किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन। हमने मूल्यांकन के बारे में अभी बताया। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जो किसी बालकों में क्या उन्नति हुई या फिर उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा और क्यों नहीं सीखा, इस चीज़ का जो हम फॉर्मेट बनाते हैं और जब हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वो हमारा पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, यानी इवैल्यूएशन कहलाता है, जिसमें हमारा आकलन और मापन इंक्लूड होता है। यानी असेसमेंट और मेजरमेंट को मिला करके हमारा क्या होता है, इवैल्यूएशन। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन कैसे करता है वो देखते हैं। उद्देश्य की सहायता से जो हमने ऐच्छिक लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए साधन बनाए हैं, यानी मीडियम बनाए हैं, उसका क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, उसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है। इसकी सहायता से, यानी किसकी सहायता से, हमारे उद्देश्य की सहायता से हम इसमें सुधार के बारे में सोच सकते हैं। सीधा सीधा हमने मूल्यांकन में कहा था कि क्या होता है कि अगर बच्चे ने प्रोग्रेस की तो उसका कारण क्या था, अगर बच्चे फेल किए तो उसके क्या कारण थे। तो हम इसे सीधा सीधा कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर सुधार लाना है तो क्या, किस तरह लाएंगे। मूल्यांकन क्षेत्र में उद्देश्य जो होता है वो बैरोमीटर की तरह होता है, यानी एकदम माप, मेजरमेंट का कार्य जो करता है वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य। वास्तव में उद्देश्य एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता या असफलता का मापन किया जा सकता है। यानी मापन के बाद ही हम मूल्यांकन करते हैं। हमारा जो थर्ड है वह है उचित ढंग से कार्य करना। अब हमारा जो ये शिक्षा के उद्देश्य है उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका तीसरा कारण होता है उचित ढंग से कार्य करने के लिए, यानी टू एक्ट इन ए रेशनल मैनर। वो कैसे, तो देखते हैं। उद्देश्य जो है वो हमारी उचित तथा निर्णयात्मक ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं। वे शिक्षा शास्त्रियों की अपने निर्णयों तथा औचित्य जानने में सहायता करते हैं। कौन, हमारे उद्देश्य। जो उन्होंने शिक्षा, यानी किसकी औचित्य जानने में, जो शिक्षा शास्त्रियों ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रोवाइड किया है, प्रदान किया है, किसी भी कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण ढंग से, ये जो हमारा उद्देश्य होता है वो करने में क्या करता है, सहायता करता है। हम किसके अंतर्गत, कि किसी भी कार्य को उचित ढंग से करने में जो सहायता देता है वो हमारा उद्देश्य होता है, यही हमारी इसकी आवश्यकता है। इसमें जॉन डीवी ने कहा था, यानी उचित ढंग से कार्य करने में हमारा उद्देश्य सहायक होता है। इसको देखते हुए जॉन डीवी ने कहा था कि स्वोद्देश्य प्रक्रिया ही बुद्धिपूर्ण क्रिया है। यहाँ स्वोद्देश्य कहने का मतलब है कि वैसा उद्देश्य जो पॉजिटिव हो, और वही क्या होता है, वो जो प्रक्रिया है वो बुद्धिपूर्ण क्रिया है। यानी उद्देश्य से आप जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यानी उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी किससे पता चलता है, आपके उद्देश्य से ही पता चलता है। हमारा फोर्थ जो होता है, इसके उद्देश्य की आवश्यकता, वो होता है स्कूल प्रशासन में सहायता प्रदान करना। स्कूल प्रशासन में सहायता प्रदान करना,
ये किस तरह से होता है तो देखते हैं। तो टू प्रोवाइड एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से, तो स्कूल का जो प्रशासन है उसका प्रबंधन जो होता है वो विभिन्न पक्ष से होता है। तो ये विभिन्न पक्ष कौन कौन सा होता है, वो हमारा होता है पाठ्यक्रम, उचित शिक्षकों का चुनाव, उचित प्रयोगशाला की व्यवस्था, पाठ्य क्रियाओं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उचित आयोजन। ये सभी क्या है, शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा ही इसका मार्गदर्शन होता है। तो क्या होता है, स्कूल के प्रशासन की सहायता भी प्रदान जो करती है वो उसका भी मूल कारक कौन होता है, हमारा शिक्षा का उद्देश्य ही होता है। ठीक ही कहा गया है कि महान उद्देश्य से ही अच्छे स्कूल का निर्माण होता है। यानी आपके अगर एम बहुत हाई होंगे तभी आप किसी ऊंचे कार्य को निष्पादित कर पाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है इसकी आवश्यकता वो है शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाना। यानी ये जो हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो हमारे शिक्षा को मीनिंगफुल बनाते हैं, यानी उसका एक अर्थ देते हैं। वो किस तरह से, तो उद्देश्य के बिना शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। और शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण तथा संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा के उद्देश्य का ये भी कार्य है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है अधिगमकर्ता यानी लर्नर के उद्देश्यों को अनुभूति प्रदान करना। अनुभूति कहने का मतलब कि उसको पॉजिटिव यानी उसको रियलाइज करना पॉजिटिविटी की तरफ। ये भी क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्य के आवश्यकता के रूप में ही इसका हम करते हैं। वो कैसे, तो देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की अनुभूति के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरणा देने का कार्य किसके द्वारा पूरा होता है, हमारे उद्देश्य के द्वारा। अधिगमकर्ता द्वारा की गई क्रियाएं यानी आप लोग जैसे लर्नर, आपके द्वारा की गई क्रियाएं शिक्षा के उद्देश्य से प्रभावित होती है। और ये उद्देश्य क्या है, वो हमारा वैल्यू है, हमारा मूल्य है। यदि वे ऐच्छिक होंगी यानी आपके विचार से होंगी तो उनको पूरा करने के लिए अधिगमकर्ता को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। हमारा नेक्स्ट जो है शिक्षा का उद्देश्य की आवश्यकता वो है राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में। यानी हमारे शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। जैसे किसी भी देश की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य, किसी भी देश की शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी हम जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति प्रगति कर रहा है और उस तरह ये बात हर व्यक्ति सोचे तो क्या होता है, हमारा देश ऑलरेडी प्रगति कर लेता है, क्योंकि हमारा देश हम क्या लोगों से बना है। तो अगर हर लोग प्रगति कर रहे हैं यानी हमारा देश प्रगति कर रहा है। यदि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों में परिवर्तन यानी चेंज जो होता है उसी के परिणाम स्वरूप शिक्षा के उद्देश्य को परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं ये मूल कारण है जिसके कारण इसके उद्देश्य की आवश्यकता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो था हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था शिक्षा की परिभाषा है। उसमें किसके अनुसार पढ़ा था, तो बी.डी. भाटिया और जॉन डीवी के अनुसार। और जो तीसरा हमने पढ़ा था वो था हमारा शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता आखिर क्यों हुई। ये इन सभी पॉइंट्स को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड जो कुछ बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।